नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में नई आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट की पेश। दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का लगा घाटा। लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद का इस्तेमाल। उन्नीस के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में असम के योगदान को बताया अहम। भारत के हर आर्थिक सेक्टर में रिफॉर्म पर दिया जोर। एडवांटेज असम 2.0 समिट में कहा, पूर्वी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बताया महत्वपूर्ण। पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों पर दिया जोर। महाकुंभ में कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां। अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। और देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार। दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 30 मिनट में होगा पूरा। 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई। सबसे पहले शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में रखा। सीएजी रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और नई आबकारी नीति जो कि 2021-22 में की, उसकी जांच की गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि कैग अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें न खोलने से 941 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस के फीस के माफ करने से 144 करोड़ रुपए का नुकसान। सुरक्षा जमा राशि सही से संग्रह नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केजरीवाल सरकार की ओर से आबकारी लाइसेंस के उल्लंघन किए गए, जिसमें रूल 35 को सही से लागू नहीं किया गया। जिन लोगों का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में था, उन्हें होलसेल लाइसेंसेस दिए गए। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक ही लोगों का फायदा हुआ। तत्कालीन सरकार द्वारा थोक व्यापारी मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। सरकार ने कहा कि गुणवत्ता की जांच के लिए वेयरहाउसेस में लैब्स बनाई जाएंगी, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर्स का प्रॉफिट बढ़ा और सरकारी राजस्व में नुकसान हुआ। सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई और अग्रिम लागत की अनदेखी की गई। लिकर जोन से चलाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। कई बिडर्स की पिछले 3 साल की इनकम बहुत कम या जीरो थी। इससे प्रॉक्सी ओनरशिप और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म की संभावना बढ़ गई। केजरीवाल सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों की अनदेखी की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने ही विशेषज्ञ कमेटी की सलाह को नज़रअंदाज किया और शराब नीति में मनमाने बदलाव किए। केजरीवाल सरकार के दौरान पारदर्शिता की कमी थी, जिससे सही तरीके से जांच नहीं हो पाई। शराब माफियाओं का गठजोड़ था। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में इस सीमा को बढ़ाकर 54 कर दिया गया। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई नीति में 849 शराब विक्रेता बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22
निजी विक्रेताओं को लाइसेंस मिला। इससे इस पूरे व्यापार, इस पूरे आबकारी विभाग में एकाधिकार का वर्चस्व बढ़ा। सरकार की ओर से आबकारी क्षेत्र में एकाधिकार और ब्रांड को आगे बढ़ाया गया। निर्माताओं को सिर्फ एक होलसेलर के साथ जोड़ के रखने की बाध्यता कर दी गई। 367 रजिस्टर्ड IMFL ब्रांड्स में से सिर्फ 25 ब्रांड्स ने टोटल लिकर सेल्स का 70% हिस्सा कवर किया। सिर्फ 3 होलसेलर्स इंडोस्पिरिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंको ने 71% सप्लाई कंट्रोल कर ली। इससे लिकर प्राइसेस मैनिपुलेट किए गए और कस्टमर्स के पास कम विकल्प बचे। केजरीवाल सरकार द्वारा कैबिनेट प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। बड़े फैसले बिना कैबिनेट अप्रूवल और LG से कंसल्टेशन के लिए हुए, जो लीगल प्रोसीजर्स के खिलाफ था। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के दूसरे दिन ही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल VK सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करने के आरोप में विपक्ष की नेता आतिशी सहित 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए यानी 28 फरवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब पार्टी के ये विधायक सोमवार तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बीच सत्र की अवधि को 2 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत LG VK सक्सेना के अभिभाषण से हुई, लेकिन जल्द ही विपक्षी सदस्यों ने CAG रिपोर्ट के खिलाफ हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से बार बार अपील की कि वे उपराज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पैदा नहीं करें, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करते रहे। इसके बाद उन्होंने आप विधायकों को सदन से सस्पेंड करते हुए मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कैग रिपोर्ट पेश होने के साथ ही शराब घोटाले की सच्चाई सामने आ गई है। शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। CAG रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की CAG रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। 1984 सिख विरोधी नरसंहार मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। ये दूसरा मामला है जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। इससे पहले दिल्ली के राजनगर इलाके में 5 सिखों के कत्ल के जुर्म में सज्जन कुमार को हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई थी। सज्जन कुमार उस केस में पहले से ही जेल में बंद हैं। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि उस समय कांग्रेस के कई नेताओं के सिख भाइयों को बेदर्दी से हत्या की थी। आज सज्जन कुमार को उनके किए की सजा मिल गई। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, चाहे वो कमलनाथ हो, ये सारे जो कांग्रेस के शीर्ष उस समय के नेता थे, सारे राजीव गांधी जी के राइट लेफ्ट थे। ये सभी ने बहुत ही भारी अपराध किए हैं, घोर अपराध किए हैं। सारे हमारे सिख भाइयों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया। मैं तब खाली 7 साल का था, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हम उस समय केशवपुरम में रहते थे। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि चारों तरफ में आग लगी हुई है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। मेरे घर में, अपने घर में उस समय मेरे पिताजी ने वहाँ पे 22 लोगों को, सिख परिवार को वहाँ पे रख के 2 दिन के लिए बचाया था। आज तो ये जो भी हुआ अच्छा हो रहा है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मैं SIT गठित करने और मामले को फिर से खोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं।
ये मामले 35 साल से बंद थे और सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे लोग मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में खुलेआम घूमते थे। हम मृत्युदंड की उम्मीद कर रहे थे। अब जगदीश टाइटलर और कमलनाथ की बारी है। सज्जन कुमार को आज दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने SIT बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटलर, HKL भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और MP बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है, अगली बारी जगदीश टाइटलर की और कमलनाथ। सिख नेता गुरलाल सिंह ने कहा, हमें मौत की सज़ा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम सरकार से अपील करेंगे कि वो उच्च न्यायालय जाएं और सज्जन कुमार के लिए मौत की सज़ा की घोषणा करें। हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस नृशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के महासचिव जगदीप सिंह कहलून ने कहा कि हम इस बात से परेशान हैं कि सज्जन कुमार को मौत की सज़ा नहीं दी गई है। मेरा मानना है कि अगर उन्हें मौत की सज़ा दी गई तो ये बेहतर होता। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। एक ऐसी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर निर्दोषों का कत्ल करेगा, गलत काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हमें अफसोस रहा कि उसको फांसी की सजा नहीं हुई, होनी चाहिए थी, लेकिन उसको आज उम्र कैद दोबारा इस केस में भी हुई है। अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग और जो सजाएं उसको हुई है वो भी उसमें ऐड होगी। पर मैं समझता हूं कि अगर फांसी की सजा होती तो ये कहीं ना कहीं सुकून वाली बात होती। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी प्रतिनिधियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम पूर्वी भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। पूर्वोत्तर विकास का केंद्र असम आज के समय में निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। इस साल राज्य के डबल डिजिट में विकास दर हासिल करने की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी की। उन्होंने एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि असम उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते और सीमा विवादों के समाधान के बाद असीमित अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है।
लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस अकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि निश्चित बनी है। देश के बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निवेशक देश के सामर्थ्य को बदलते हुए देख रहे हैं। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं। और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक वातावरण सृजित किया है। उन्होंने कहा कि असम भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सम्मेलन के दौरान देश के दिग्गज उद्योगपति और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा उनकी कंपनी अगले 5 साल में असम में 5 अलग अलग क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी अगले 3-4 साल में असम और त्रिपुरा के तेल एवं गैस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एडवांटेज असम 2.0 आसाम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है राज्य की विकास और विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का। आज के इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में रिलायंस, अदानी और वेदांता ग्रुप ने 50-50-50 यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जो कमिटमेंट किया है उससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि भारत ने जो कहानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सफलता में तय की है वही कहानी अब सेमीकंडक्टर की दुनिया में होने जा रही है। और ये आसाम न केवल पूर्वोत्तर बल्कि नए भारत के विकास की नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। शताब्दी समारोह में बिहार एवं देश विदेश से करीब 3500 पीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए हैं। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में पीएमसीएच और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं।
अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। शताब्दी समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएमसीएच की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार हेल्थ सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दरभंगा अभी बन करके तैयार होना उसका काम शुरू हो रहा है। उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है। अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में कोस्ट गार्ड के 32 अफसरों और जवानों को राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया। इनमें से 6 मेडल विशिष्ट सेवा, 11 मेडल बहादुरी के लिए और 15 मेडल सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किए गए। कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश शिवमणि भी वहां मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल, 6 एयर कुशियो वेसल और 22 इंटरसेप्टर नाव और 6 अगले जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल की खरीद को मंजूरी दी है। भारत सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोस्ट गार्ड को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 9,676 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 26.60% अधिक है। और यह कोस्ट गार्ड को मॉडर्न बनाने की दिशा में मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी क्रांति आने वाली है। देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरी तरह से तैयार है। इसका वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है और कहा है कि भारत हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस हाइपरलूप के शुरू होने से महज 30 मिनट में 350 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। 422 मीटर के इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को IIT मद्रास की मदद से तैयार किया गया है। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रेन को एक खास ट्यूब में टॉप स्पीड पर चलाया जाता है। इस तकनीक की मदद से लोगों को बहुत तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा। हाइपरलूप ट्रेनें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 450 किलोमीटर होती है, यानी इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। अब इंतजार इस बात का है कि इस हाइपरलूप ट्रैक पर ट्रायल रन कब शुरू होगा। कुल मिलाकर भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइपरलूप तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारत के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की विश्व स्तरीय क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ाना। इसी कारण आज हम शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सम्मानित आविष्कार टीम का हिस्सा रहे हैं। This first pod of 422 meters first really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will
start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide, and then we will go for it. दिल्ली में 19वां CII खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता और नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भविष्य के लिए तैयार खाद्य प्रणालियों के लिए स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल समाधान पर विचार साझा किए गए। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अपर सचिव मिनहाज आलम ने बताया कि कैसे सरकार खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता को और बेहतर बना रही है और हरित खाद्य पर एक बेहतर रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। Ministry of Food Processing Industries is supporting industry to comply with the standards prescribed by the FSSAI. Ministry is supporting food testing laboratories. Now we have the food testing laboratory schemes, and we have already done more than 300 labs so far across the country in private and government sector. Now in the last 2024-25 budget, previous year's budget, there is target to set up 100 food testing lab more. और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ का समापन कल महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व से होगा। ऐसे में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के इस महासंगम को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए मेला पुलिस प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व में भीड़ प्रबंधन को लेकर आज से मेला क्षेत्र और प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। मेला पुलिस के अनुसार मेला क्षेत्र को 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट आज शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन बन जाएगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट होगी। मेला प्रशासन ने संगम स्नान की भी खास व्यवस्था की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी श्रद्धालु निकटस्थ घाट पर स्नान कर यातायात और भीड़ प्रबंधन में सहयोग करें। एम्स नई दिल्ली में 16 साल के एक बच्चे की सफल दुर्लभ सर्जरी की गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 16 साल के एक बच्चे को जन्म से ही 4 पैर थे। इनमें 2 पैर पेट पर थे। डॉक्टरों का मानना है कि दुनिया भर में इस तरह के 50 से भी कम मामले हैं। दिल्ली एम्स के लिए ऐसा पहला केस था जिसकी सफल सर्जरी की गई। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और अपना सामान्य जीवन जी रहा है। जन्म से ही पेट पर 2 अतिरिक्त पैर होने से उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। किसी तरह से बच्चे के परिवार के लिए बच्चे को एम्स नई दिल्ली लेकर आए, जहां उसकी 8 फरवरी को सर्जरी की गई। डॉक्टरों का मानना है कि इस उम्र के मरीज में ये अपने तरह का पहला केस है। सर्जरी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों की टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1 करोड़ में एक केस ऐसा होता है। आप लोगों ने सुना तो होगा कि बच्चे जुड़ के पैदा होते हैं, जैसे सर पे जुड़े या चेस्ट पे जुड़े। इसमें ये था कि जो दूसरा बच्चा तो पूरा नहीं बना हुआ था, वो एक पैरासाइट की तरह पहले वाले बच्चे के साथ अटैच था। क्योंकि पैरासाइट की तरह अटैच था, उसका खुद का तो लाइफ कुछ थी नहीं, लेकिन वो बच्चे की सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब अपनी तरफ ले रहा था, इसलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। सर्जरी बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत ही रेयर है एक्चुअली। जो ये डायग्नोस होता है यूजुअली पैदा होने के बाद या ज़्यादा 5 साल की उम्र तक डायग्नोस करा गया। अभी तक जितना भी हमने सर्च करा अराउंड 40 से 42 केस ही रिपोर्टेड है, बट इस एज पे ऐसा डायग्नोसिस और इसको ऑपरेट करना आई थिंक से फर्स्ट टाइम। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।